बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान हबीब। आज हम जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और हम एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, तीन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग डिफाइन ऐसे करते हैं कि distribution of electron in orbit orbital and orbital and subshell is called electronic configuration. के न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में, सब शेल में, ऑर्बिटल में फिल करने के प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं किसी एलिमेंट की, तो हमें उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो एटॉमिक मास से हम लोग उसका एटॉमिक नंबर से उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए हमें तीन प्रिंसिपल्स का पता होना लाजमी है, जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल, डियर स्टूडेंट्स, अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अफबाउ जस्ट एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। तो अफबाउ प्रिंसिपल हमें क्या कहता है? अफबाउ प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि अगर कभी भी आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है ऑर्बिट्स में, तो सबसे पहले आप न्यूक्लियस के करीब वालों को पहले फिल करें, न्यूक्लियस से दूर वालों को बाद में फिल करें। यानी सबसे पहले K को फिल करें, उसके बाद L को फिल करें, उसके बाद M को फिल करें, उसके बाद N को फिल करें। मीन कि हमें लो एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन्स को पहले भरना है और हायर एनर्जी जो ऑर्बिट या ऑर्बिटल हैं उनको बाद में भरना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपके लिए एक आसान ट्रिक लाया हूं कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की करना चाहें तो बैकग्राउंड में आप लोगों के पास एक ट्रिक मौजूद होनी चाहिए। वो क्या है कि सबसे पहले आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, 2 बार आप लोगों ने स्कूल लिखना है। 2 बार स्कूल लिखना है। फिर 2 बार आप लोगों ने पब्लिक स्कूल लिखना है डियर स्टूडेंट्स। फिर 2 बार आप लोगों ने डिवीजन पब्लिक स्कूल लिखना है। डिवीजन पब्लिक स्कूल लिखना है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने 2 बार फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल लिखना है। फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, एक बार फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, दूसरी बार 2 बार स्कूल, 2 बार पब्लिक स्कूल, 2 बार डिवीजन पब्लिक स्कूल, फिर 2 बार फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, 2 बार। अब डी स्टूडेंट आपने क्या करना है, एस को स्टार्ट करना है 1 से, एस को स्टार्ट करना है 1 से, और पी को स्टार्ट करना है 2 से, डी को स्टार्ट करना है 3 से, एफ को स्टार्ट करना है 4 से। अब अगर आपने एस को 1 से स्टार्ट किया तो अब नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8। पी को कितने से स्टार्ट किया, 2 से, 2 3 4 5 6 7। डी को कितने से स्टार्ट किया, 3 से, 3 4 5 6। एफ को कितने से स्टार्ट किया, 4, यहां पे कितना आएगा 5। इस तरह आप लोगों ने नंबरिंग कर देनी है। ये जो नंबरिंग अभी मैंने की है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करती है। ये नंबरिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरह अब आप लोगों ने एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2।
P में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, D में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, F में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपने कोई भी एलिमेंट लेना है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एलिमेंट है, that very element is सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या होगा 1s2, सबसे पहले होगा 1s2, फिर क्या होगा 2s2, फिर क्या होगा 2p6, फिर क्या होगा 3s1। तो यहां तक आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमें 11 एटॉमिक नंबर पूरा करना है, तो यहां पे हम लोगों ने कितना लिख दिया, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। अगर हम बाज दफा सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह लिखी होती है, क्योंकि जो नियॉन होता है, नियॉन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 10, तो यहां तक आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6, 8, 10। तो हम लोग लिख सकते हैं नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां तक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, नियॉन की है। उसके बाद क्या लिखेंगे 3s1। तो बाद दफा सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है, बाद दफा सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखी होती है। तो दोनों वर्जन जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के हैं कि आप एक नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को वहां पे लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नियॉन को फिट कर दिया है, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका तो आप लोग सीख गए हैं। इस तरह मैं एक और एलिमेंट ले लेता हूं, एक और एलिमेंट ले लेते हैं, कैल्शियम ले लेते हैं। कैल्शियम है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 20। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s, 3s2, फिर कितना होगा 3p, कितने हो गए स्टूडेंट्स 10 और 2 12, 12 और यहाँ पे 6 लगाएंगे 18 हो जाएंगे, और 4s में कितना आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यहाँ पे 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2s इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम लोग बात करें आर्गान की, आर्गान का एटॉमिक नंबर होता है 18, आर्गान का एटॉमिक नंबर होता है 18। तो यहाँ पे हम 18 पूरा करते हैं 10 और 12, 12 और 18। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यहां से लेकर यहां तक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है आर्गान की। तो हम लोग लिख सकते हैं आर्गान और उसके साथ क्या लिख देंगे 4s2। दैट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। That will be electronic configuration of calcium. तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका आ चुका है, और अब हम लोग बात करते हैं कि अब सबसे पहले हम लोगों ने लो एनर्जी लेवल को फिल किया, उसके बाद हायर को, उसके बाद हायर को। तो जितना हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी ऑर्बिटल जो है किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी एनर्जी कम है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक रूल डिजाइन किया है। दैट वेरी रूल इज n+l रूल। कौन सा रूल होगा डियर स्टूडेंट्स n+l रूल। बाद दफा हमारा एमसीक्यूज होता है कि which one of the following orbital have highest energy, A B C D। ऑप्शन ए में मैं लिखता हूं 2p, ऑप्शन बी में मैं लिखता हूं 2d, फिर मैं लिखता हूं सॉरी 2d नहीं हो सकता, d 3 से स्टार्ट होता है, वैसे इसको मैं 3 में लिख लेता हूं। अब यहां पे मैं लिख लेता हूं, यहां पे इसको लिख लेता हूं 2s, यहां पे मैं इसको लिख लेता हूं 3s। तो डियर स्टूडेंट्स, इनमें से किस ऑर्बिटल की एनर्जी हाईएस्ट होगी? तो n+l रूल, n+l निकालेंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे n कितना है, यहाँ पे n कितना है n2 है, प्लस p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे +1 लिखेंगे, इज इक्वल टू आंसर आएगा 3। इसी तरह आपके पास 3 के लिए, यहाँ पे n के लिए जो वैल्यू है वो कितनी है 3, प्लस d के लिए
एल की वैल्यू कितनी होती है, डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 5। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे भी आप निकालेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, s की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू 0 है, तो आंसर कितना आएगा 2। यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू फिर 0 है, तो यहाँ पे आएगा आंसर 3। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें n प्लस एल वैल्यू किसकी ज्यादा मिल रही है, हमें n प्लस एल की वैल्यू जो ज्यादा मिल रही है वो 3d के लिए मिल रही है। इसका मतलब 3d की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, 3d की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि उसका n प्लस एल ज्यादा है। अब यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि इसकी वैल्यू भी 3 है, इसकी वैल्यू भी 3 है और इस ऑर्बिटल की वैल्यू भी 3 है, तो इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि इनकी n प्लस एल वैल्यू दोनों की सेम है। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, फिर आप लोगों ने n की वैल्यू को देखना है, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी हाई होगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू किसकी ज्यादा है, इसकी या इसकी, तो n की वैल्यू इसकी ज्यादा है, तो 2s 3s इज मोर एनर्जेटिक देन 2p। अगर दोनों की सेम वैल्यू आए तो फिर आपने n की वैल्यू को चेक करना है। 2p से 3p ज्यादा एनर्जेटिक है क्योंकि 3s का n ज्यादा है, 3s का n 3 है और 2p का n 2 है। तो हम लोग ऐसे एमसीक्यूज को सॉल्व किया करते हैं अगर हम लोगों से एनर्जी के बारे में पूछा जाए। तो अब वो प्रिंसिपल जो है वो हमें बताता है कि सबसे पहले क्या करो, k को फिल करो, फिर l को फिल करो, फिर m को फिल करो, फिर n को फिल करो। और फिल कैसे करो, ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है इसके जरिए आप फिल करते जाओ। अब डियर स्टूडेंट्स आप वो प्रिंसिपल में कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं वो डिस्कस करते हैं। आपको मैं कुछ एलिमेंट बताता हूं, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो एक्सेप्शनली आप वो प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती। और वो एलिमेंट कौन से हैं, वो एलिमेंट है अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एलिमेंट लिखता हूं जो आप वो प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते और उनकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो है कॉपर, पैलेडियम, गोल्ड, मोलिब्डेनियम। कॉपर, क्रोमियम, पैलेडियम, गोल्ड और मोलिब्डेनियम, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होती है डियर स्टूडेंट्स। कैसे एक्सेप्शनल होती है, चलें इनमें से मैं आपको कॉपर को सॉल्व करके देता हूं। कैसे, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है, सबसे पहले क्रोमियम को देख लेते हैं या दोनों की बात कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो क्रोमियम है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 और कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले क्रोमियम की। अगर हम क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p6 यहां तक आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे 3s2 3p6 फिर 4s2 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये कितने बन जाएंगे, ये 20 हो जाएंगे। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3d, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3d कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3d 4 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें तो क्रोमियम का ये K शेल है, ये कौन सा शेल है, K शेल, और ये क्रोमियम का कौन सा शेल है, ये L शेल है, जिसके बैक साइड पे 2 लिखा हो वो L शेल में आएगा। और ये इसका तीसरा शेल है, तीसरा शेल कैसे डिसाइड होगा, जिसके बैक साइड पे 3 लिखा हुआ है वो तीसरे शेल में आएगा, KLM। और ये इसका वैलेंस शेल है, ये इसका वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो D है वो भी M शेल का पार्ट है। D कौन से शेल का पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3D 4 और 4s2। तो इसका मतलब कि वैलेंस शेल के अंदर जो ऑर्बिटल हैं, वैलेंस शेल के अंदर जो ऑर्बिटल हैं
वो कौन कौन से हैं? तो बेसिकली इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बनी कि 4s2 3d4। अब डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें क्या होगा कि जो लास्ट, ये वैलेंस शेल की बात कर रहा हूं मैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की जो तरतीब है वो थोड़ी सी चेंज होगी। कैसे कि s में से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा d में, और 4s कितना हो जाएगा 1, 3d कितना हो जाएगा 5। ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग क्यों हुई? इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस वजह से हुई क्योंकि ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वैलेंस शेल की, वो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा स्टेबल बनाने के लिए, क्योंकि जब ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होते हैं तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। यहाँ पर s भी हाफ फिल्ड आ रहा है, d भी हाफ फिल्ड आ रहा है। कंप्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल और हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जो था d था वो पार्शियली फिल्ड था, हाफ फिल्ड नहीं था, तो इसको हाफ फिल करने के लिए s में से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। तो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक्सेप्शनली आप प्रिंसिपल को वायलेट करते हुए हमें क्रोमियम की ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ती है 4s1 3d5। अब इसी तरह कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर होता है 29, इसके वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं 4s2 3d9, 4s2 3d9। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आप वो प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखें तो कुछ इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, लेकिन एक्सेप्शनली ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए नहीं होगी। क्यों? कि यहाँ पे एक्सेप्शनल केस होता है कि s में से एक इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4s1 3d10। क्यों? कि d एटॉमिक ऑर्बिटल ने अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन s से लिया। कहां से लिया? s से ले लिया। अब क्वेश्चन ये है डियर स्टूडेंट्स कि जो इलेक्ट्रॉन s से d में चला जाता है, क्या बाहर से हमें एनर्जी देनी पड़ती है या अपने आप ही हो जाता है? तो डियर स्टूडेंट्स, s ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल में एनर्जी का गैप, एनर्जी का डिफरेंस बहुत ही कम है कि यहाँ पे अपने आप ही इतनी सफिशिएंट एनर्जी होती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाती है और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम और कॉपर क्या कर लेते हैं? गेन कर लेते हैं। तो सेम इज द केस फॉर प्लेटिनम, गोल्ड, मोलिब्डेनियम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था एक्सेप्शनल केस आपको प्रिंसिपल के लिए। अब हम लोग बात करते हैं पाली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल की और इसके बाद बात करेंगे होल्ड्स रूल की। तो इसी के ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं। होल्ड्स रूल। ये स्टूडेंट्स, होल्ड्स रूल जो प्रेजेंट किया था, इस रूल के मुताबिक जब कभी भी हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में एक एक भरेंगे। यानी अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d 3d 3d4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d4। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कर रहा हूं ये क्रोमियम की है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे नहीं होती है। अभी मैंने आपको बताया था ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होती है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबिलिटी गेन करवाने के लिए d के पास चला जाता है, तो 4s1 हो जाता है, 3d कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां से अगर हम लोग d के इलेक्ट्रॉन्स लिखें तो d जो होता है वो कितने ऑर्बिटल्स पे मुश्तमिल होता है? 5। 1 2 3 4, 2 4 1 5। d 5 बॉक्सेस से मिलकर बना होता है।
एक को कहते हैं dxy, एक को कहते हैं dx स्क्वायर y स्क्वायर, एक को कहते हैं dyz और एक को कहते हैं dxz और एक को कहते हैं dz स्क्वायर। अब होन्स रूल क्या कहता है? होन्स रूल ये बात कहता है कि अगर आपने 5 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है तो आप लोग ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल कर दें। ये बिल्कुल गलत तरीका होगा। वो कह रहे हैं कि 5 इलेक्ट्रॉनों की अगर आपने फिलिंग करनी है तो ऐसे फिलिंग नहीं करनी। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने करेक्ट वे है कि सबसे पहले सारे इलेक्ट्रॉन को अनपेयर रखना है। कैसे अनपेयर रखना है? 1 2 3 और ये हो गए 5। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने 5 इलेक्ट्रॉन रखने हैं तो करेक्ट वे क्या है? 1 2 3 4 5। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को आपने ऐसे फिल करना है। ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का करेक्ट वे है कि सबसे पहले आपको तरतीब सिखा दी कि सबसे पहले एक एक आ जाओ, सबसे पहले एक एक आ जाओ। सारे मैंने क्लॉकवाइज रख दिए, सारे इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रख दिए। अगर और इलेक्ट्रॉन होते तो अब मैं पेयरिंग स्टार्ट करता है इनकी। तो अब जैसे ये केस था क्रोमियम का। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग यहां पे बात करें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 2 3 5। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन की तादाद 5 है। अब अगर हम लोगों को अनपेयर की तादाद पता है तो हम लोग स्पिन निकाल सकते हैं। स्पिन का फार्मूला क्या होता है? स्पिन का फार्मूला होता है n डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से स्पिन क्या आएगा? स्पिन आ जाएगा, स्पिन आ जाएगा, स्पिन बराबर हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? स्पिन निकाल सकते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा? इसका स्पिन होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोगों को ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी आ गई तो हम लोगों से पूछा जाए कि बताएं जो क्रोमियम है वो डायामैग्नेटिक है, क्रोमियम पैरामैग्नेटिक है, सी या फेरोमैग्नेटिक है। ये कौन सा सब्सटेंस है? तो याद रखना जो क्रोमियम होता है अगर अनपेयर की तादाद 0 हो तो फिर डायामैग्नेटिक हुआ करेगा। अगर अनपेयर की तादाद 1 2 या 3 हो तो उस वक्त पैरामैग्नेटिक हुआ करेगा। अगर अनपेयर की तादाद 4 से ग्रेटर है, अनपेयर की तादाद 4 से ग्रेटर है तो वो फेरोमैग्नेटिक होगा। इसका मतलब क्रोमियम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। क्रोमियम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। क्यों फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है? क्योंकि इसके पास अनपेयर की तादाद 4 से ज्यादा है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोगों को होन्स रूल का पता ना होता तो हम लोग गलत इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर लेते और फिर हमारे पास अनपेयर की तादाद 1 आ जाती और हमारा जो एमसीक्यूज का आंसर है वो गलत हो जाता। इसलिए हमें इन प्रिंसिपल्स को सीखना लाजमी है, क्योंकि इन प्रिंसिपल्स को डिसाइड करेंगे तो आप लोगों को सब्सटेंस की नेचर के बारे में पता चलेगा, इन सब्सटेंसेस की नेचर के बारे में पता चलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का दूसरा प्रिंसिपल होन्स रूल था और इसका तीसरा प्रिंसिपल जो है वो है पाली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। पाली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। डियर स्टूडेंट्स, पाली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के दो बड़े पोस्टुलेट्स हैं। पाली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल में पहले पोस्टुलेट में ये बात कही गई कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तो पाली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का पहला पॉइंट क्या था कि नॉट ऑल द फोर quantum numbers for 2 electron are same। कि 2 इलेक्ट्रॉन जो एक ऑर्बिटल में पड़े हुए हैं, अगर ये एक बॉक्स है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, वो s है, तो इसमें इन 2 इलेक्ट्रॉन का जो चारों क्वांटम नंबर है वो सेम नहीं हो सकते। इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूं। इसका दूसरा पोस्टुलेट क्या था
पाली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का दूसरा पोस्टुलेट ये था कि कभी भी किसी बॉक्स में, एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक क्लॉकवाइज होगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। मीन कि क्लॉकवाइज 1 electron will be clockwise and 1 electron will be anti-clockwise in an orbital by Pauli exclusive principle। अब इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं कि Pauli exclusive principle जो है उसको हम लोग पहली स्टेटमेंट, पहला पोस्टुलेट है उसको एक्सप्लेन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक एटम है जिसके के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसके के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। इट्स मीन कि उसके 1s2 है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1s2, यानी s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। अगर इन 2 इलेक्ट्रॉन का मैं क्वांटम नंबर कंपेयर करूं तो क्वांटम नंबर कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 4 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर करेंगे इसका। यहां पे मैं लिखूंगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number। डियर स्टूडेंट्स, इस के शेल में, के शेल पहला शेल है, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है और फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन है, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए जो n की वैल्यू वो कितनी है? 1। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए जो L की वैल्यू है वो कितनी है? क्योंकि S में पड़ा हुआ है तो L की वैल्यू कितनी होगी? 0। M की वैल्यू भी कितनी होगी? 0। फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी N की वैल्यू कितनी है? 1, क्योंकि पहले ऑर्बिट में है। क्योंकि S में पड़ा हुआ है इसलिए L की वैल्यू फिर 0 है, क्योंकि L की वैल्यू 0 है इसलिए M की वैल्यू भी 0 है। डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों सेम तो हो सकते हैं, मसला कहां पे आता है? स्पिन क्वांटम नंबर का। एक क्लॉकवाइज होगा एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये स्पिन क्वांटम नंबर क्या कर लेता है? इन क्वांटम नंबर्स को डिफरेंट बना देता है कि चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। अगर आप यहां पे ऐसे लिखते हैं -12 ऊपर भी -12 नीचे भी, तो दोनों कभी भी क्लॉकवाइज रोटेट नहीं कर सकते। दोनों क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो रिपेल कर जाएंगे, वहां पे वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? एक को +12 करना पड़ेगा और एक को -12 करना पड़ेगा। ये था पाली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। और पाली एक्सक्लूसिव जो प्रिंसिपल है डियर स्टूडेंट्स, ये हमें इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है, और जो हुंड्स रूल है वो हमें इलेक्ट्रॉन की तरतीब बताता है कि सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल करना पड़ेगा, उसके बाद उनकी पेयरिंग स्टार्ट करनी है। आपका प्रिंसिपल हमें कहता है कि पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिट भरो, फिर हायर को भरो। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। आज के इस टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आपने वीडियो देखी, अगर आपने उसके ऊपर कुछ इशू आपको आया या कुछ इस तरह की चीजें हैं तो आप लोग फीडबैक में जरूर लिखिएगा। अल्लाह हाफिज।